Good day to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi, and you all are of excellent education. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। आज हम एक और लेक्चर लेने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेगा और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम जो रह गए थे क्वेश्चंस उनको करेंगे। ओके, एंड इफ यू आर अ फर्स्ट विजिटर यू कैन चेक इट आउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वुड okay. So let it display with a PDF. Give me a 2 second of time. जितने भी दोस्त अभी पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सारे ढेरों लेक्चर और हम काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस। ओके, सो कुछ आपके क्वेश्चंस हो गए थे। हमने क्वेश्चन करीबन 10 करे थे और उसके बाद के जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम करने वाले हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं, एक एक चीज को एक एक बहुत ही जज्बाती तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है। लेट मी बिगर माय स्क्रीन so you can check it out very well. Okay, hope my audio is clear to everyone. Hope this is the video could be cleared. देखो, मैं मेरी आवाज तो आपको सुनाई देगी बट कंटेंट की वजह से मैं अभी आपको नहीं देखूंगा दोस्त। तो अभी क्लियर करेंगे एक एक बात। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, according to the third law of motion, if we are pushing any object, so it will also push us back, okay, with an equal and opposite force. If the object is a massive truck, now हमें थर्ड लॉ का सिनेरियो दिया है कि अगर हम किसी फोर्स को लगाएंगे किसी एक ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट भी हम पर रिएक्शनल फोर्स लगाएगी विच इज इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। सो उसी सिनेरियो को लेकर, उसी कंडीशन को लेकर इन्होंने एक हमें डेली लाइफ एग्जांपल दिया है। कह रहा है कि अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, रोड साइड पर मैसिव ट्रक खड़ा हुआ है। इफ मैसिव का मतलब होता है भारी, ठीक है। इट इज प्रोबेबली नॉट मूव, क्या हो रहा है कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। वो एक दूसरे को जो ट्रक के द्वारा फोर्स लग रहा है और रोड के द्वारा ट्रक पर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ट्रक रुका है, ये कह रहा है वो स्टूडेंट। सो आर यू एग्री विद द स्टूडेंट लॉजिक और एनी अदर एक्सप्लेनेशन अराउंड दिस? ओके, आइए समझते हैं। देखो, ध्यान से समझेंगे कि हमसे कहा गया, वो कह रहा है कि अगर एक मैसिव ट्रक है, लेट मी ड्रॉ द सिनेरियो। एक रोड है, इस पर एक मैसिव ट्रक आ गया है। एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। हमने क्या किया, हमने दोस्तों एक एक रोड ले लिया है, एक और लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये रोड है और इस पर कोई एक मैसिव ट्रक, जस्ट अ सेकंड, एक ट्रक है ना। ट्रक के पहिए बना दे रहा हूँ। ठीक, अब ये रेस्ट पर है। ये कैसा है दोस्तों, ये रेस्ट पर है, चल नहीं रहा है। सो यहाँ पर ट्रक पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एंड ट्रक जो लगाएगा इस ट्रक पर, ये भी फोर्स जो है, ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होंगे। कैसे होंगे दोस्त, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। अब बात करेंगे कि we know that when and according to the third law of motion, the object exert axial force and the reactional force will be exerted in the second scenario.
So if a object is exerting any force, so the two forces are equal and opposite in nature, and they will exert on the two different bodies. ये बात समझो कि अगर कोई बॉडी, जैसे आप किसी, जैसे कोई बच्चा है, ये किसी दीवार पर फोर्स लगा रहा है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन हो गई? बच्चा। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन हो गई? दीवार। ठीक है। अगर बात करें दूसरे केस में, अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शनल फोर्स जनरेट होगा जो इस बच्चे के शरीर पर लगेगा। अब इसके लिए अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है दीवार हो, सेकंड की केस रिएक्शनल फोर्स की केस, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट हो गई ये बच्चा हो गया। ठीक है। तो जब भी हम किसी, मैं कहने का समझिएगा मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो बॉडी होगी वो फर्स्ट बॉडी हो जाएगी, और जो हम फोर्स लगाएंगे जिस भी बॉडी पर, वो बॉडी सेकंड बॉडी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम दूसरे केस में देखें, जो रिएक्शनल फोर्स केस है ये वाला, इसके अंदर अगर बात करेंगे तो रिएक्शनल फोर्स दीवार लगाएगी किस पर? बच्चों पर। तो उसके लिए दीवार क्या होगी? फर्स्ट केस होगी, फर्स्ट बॉडी होगी, और इसके लिए जो दीवार के लिए जो सेकंड बॉडी है वो बच्चा है। ठीक है। So these equal and opposite magnitude of force will be exert over two different bodies. ठीक है। So they will never cross each other. They will never cancel each other. If a body exerts a force, देखो हमने अगर बात मान लो, हमने अगर कोई गेंद है, देखो ध्यान रखिए कि अगर कोई गेंद है और ये गेंद पर हम क्या लगा रहे हैं? हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। ये को एफ फोर्स लग रहा है। अगर ये एफ, जो भी आप लिखो, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बॉल जो है मूव नहीं करेगी, क्योंकि इनके जो फोर्स हैं ये नेट फोर्स घटाएंगे तो एफ इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के हैं। तो आप ये समझिए, यू कैन राइट इट डाउन, द मैसिव ट्रक विल बी अलोंग पार्क अलोंग द रोड साइड विल नॉट मूव बिकॉज द रिएक्शनल फोर्स exerted by the truck to the road will be equal to the frictional force of the road. ठीक है। So they are acted upon the two different bodies. So in that case the body in the body is not moving, the truck is not moving in that case. So the total scenario is this: these are the two different forces and the two bodies we have. So the two forces will never each other, so they will exert on the two different bodies. But we can also say here that the magnitude of the forces are hence equal, so they are balancing the values are equal to one another and they are of opposite nature, so they will balance each other. So at that time the truck would not move. क्लियर है? आप लिख सकते हो इस बात को। So the student comment is wrong about the concept of third law. Okay. Now we have a second question here. Just a second. Okay. So a hockey ball of 200 gram. Just a second. It is a mass of 200 gram and at 10 meter per second it is struck by a hockey stick so as to return it is in original path. दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक हॉकी बॉल है जिसका मास m जो है वो 200 ग्राम दिया गया है। ठीक है। अगर 200 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 0.2, है ना, kg। क्लियर है? इतनी बात समझ रहे हैं? हमने करा कैसे? 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया और ये चीज निकल के आ जाएगी 0.2 kg। क्लियर है? नाउ ये कह रहा है कि it is struck by the hockey stick as to return its along original path with velocity of 5 meter. अब पहले इसने क्या दिया? u दिया था कि गेंद हमारी कितनी रफ्तार से चल रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। बट v कितना है? स्टक करने के बाद v हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हमसे कह रहा है
कि जो टी है ना, ये अगर हम 200 ग्राम का गेंद लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और हॉकी के चलने लगने के बाद 5 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू हो गई। आपको कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम occurred uh, occurred in the motion of the hockey ball by friction by force applied by the hockey stick। मतलब हॉकी स्टिक से जो फोर्स लगा है उसके कारण हमें जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो निकालना है, फोर्स नहीं निकालना, याद रखिएगा। फोर्स अप्लाई करा है हमने हॉकी के द्वारा गेंद पर, तो जितना आपको मोमेंटम चेंज निकालना है वो निकालना है। क्लियर है, समझ रहे हैं बातों को? चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। जैसे जैसे हमारे पास अभी क्या है, एम है, यू है, वी है। ओके, कैलकुलेट करेंगे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी। सो डेल्टा पी ही कैलकुलेट करना है ना, ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करोगे बताओ जरा। इसके लिए दोस्तों हम करेंगे P इज इक्वल टू एम वी का इस्तेमाल। सो M कितना है, M तो अभी 0.2 है। क्लियर है, एक एक बात समझेंगे, ध्यान से समझो कि लेट मी रेज दिस। ओके, सो P इज इक्वल टू एम वी। क्लियर, सो इन द इनिशियल केस P इज इक्वल टू एम यू। यू दिया गया है M जो है वो 0.2 है। क्लियर है, 0.2 है, और इनटू करेंगे दोस्त V से। V का मतलब है हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि ये हो जाएगा करीबन करीबन 2। ओके, 10 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात, तो समझ आया? ठीक है, समझ आ रही चीजें। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास और टू वी करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एम की वैल्यू सेम है, 0.2 है ना। यहाँ पे लेट मी राइट इट वेरी वेल, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ 2 सेकंड मिनट। ओके, 0.2 इंटू, अब वेलोसिटी क्या होगी, v क्या है, v दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। सो वी विल पुट हियर 5 एंड इट वुड बी 1 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा, एक सेकंड दीजिएगा, ये भी हमारा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है दोस्त। देखिए, v हमारा यहाँ पर ओरिजिनल पाथ में फिर से गया था, तो 5 जो दे रहा है ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब गेंद की डायरेक्शन बदल रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब आप ये देखो कि 1 kg के मास को, 1 kg के जो 1 kg मीटर पर सेकंड है, इसकी वैल्यू आई है, इसको हम डेल्टा वी से निकालेंगे। देखो, डेल्टा वी हो जाएगा पी फाइनल माइनस 1 है ना, माइनस करेंगे और 2। ओके, 2 यानी कि ये 2 यानी कि ये, क्लियर, इसको हम रखेंगे 2। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, -1 -2 -3 kg मीटर पर सेकेंड। सो द डेल्टा पी's वैल्यू इज -3 kg meter per second. It is the correct answer for this question. You may note it down with your pen and pencil or whatever it is. Okay, तो ये चीजें समझ रहे हो, बातों को क्लियर करेंगे, एक चीज को क्लियर करेंगे। दोनों क्वेश्चन समझ आए अच्छे से, पहला वाला और दूसरा वाला। नाउ वी विल प्रोसीड विद सम अदर क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, वी हैव एक गोली है जो 10 ग्राम की है दोस्तों, ट्रेवल कर रही है हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू दिया गया है 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है दोस्तों लकड़ी के एक वुडन ब्लॉक से टकरा कर कम्स टू रेस्ट, मतलब पी जो है वो 0 हो जाता है। इन दैट केस इट इज टेकिंग टाइम 0.03 सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। जैसे मान लीजिए कि बॉक्स से जैसे ही गोली टकराई है और टकराने के बाद वो रेस्ट में आई है, इसके अलावा उसने
उस स्पीड से कितनी पेनिट्रेशन का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस निकालना है दोस्तों। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन बॉक्स ऑफ बुलेट। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनेगा, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। We have to solve this question very well. Okay, so we will do this. Just a second. Okay, we have some questions about this. We have given such numericals here. M of bullet, mass of bullet जो दिया गया है वो है 100 ग्राम, जैसे 10 ग्राम है। ओके, 10 ग्राम की गोली है। एंड इट इज इक्वल टू 0.01 kg। ओके, इट इज इक्वल टू 0.011 kg। बात समझ रहे हो? नाउ नाउ आपको करना है एक और काम। क्लियर है? समझो, ध्यान से समझेंगे। आपको एक और बात करनी है कि इट इज ट्रेवलिंग विद यू दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये दिया गया है। अब कह रहा है वी जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि कह रहा था कि इट विल कम्स टू रेस्ट। यहाँ देखो कम्स टू रेस्ट लिखा है इन 0.03 सेकंड। टी की वैल्यू भी आपको गिवन है, टी की वैल्यू आपको दिया है दोस्त 0.03 सेकंड। समझ रहे हैं चीजों को? बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए समझते हैं कुछ और चीजें। एक सेकंड दीजिए। यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज नोट कर ली हैं, टी की वैल्यू भी नोट कर ली है। नाउ वी विल प्रोसीड विद द फॉर्मूला एंड द कैलकुलेशन। सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर पता होना चाहिए एरिया, मतलब एक्सीलरेशन ए की वैल्यू मालूम होगी। तो फाइंडिंग ए फॉर ए मतलब एक्सीलरेशन, we can here write it down v minus u divided by t. Depending on this, we will also calculate some of the different numerical values here. v minus u दिया है, v दिया है 0। ओके, माइनस करेंगे, u दिया है आपके पास, u दिया है 150। क्लियर है? 150। ठीक है, 150 दिया है। अब इस 150 से आप क्या करेंगे? 150 से आपको t से डिवाइड कर देना है 0.03 सेकेंड से। ठीक है, अगर 150 में हम डिवाइड करेंगे 0.03 का, तो ये कितना आएगा? लगभग 3 से ये 15 को घटाएंगे तो ये आएगा 50 ऊपर। बट यहाँ पर पॉइंट है 0.03 है, तो ये 00 आ जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन। क्लियर है? अगर हम बात करें, न्यूटन नहीं होगा दोस्त, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? बातें समझ रहे हैं? इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं लिखने का यहाँ पे प्रयास करूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो सके। लेट मी क्लियर इट। ओके, तो आपके पास ए कितना निकल के आया था? वी विल राइट इट डाउन 5000 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, नहीं माइनस नहीं लगाएंगे, चलो कोई बात नहीं, समझिए। अब ए निकाल लिए हैं, आपको डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है, आपको डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है। सो फॉर कैलकुलेटिंग एस, यानी कि डिस्टेंस एस कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आपको फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2as। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अगर तो समझ में आएगा। वी स्क्वायर क्या है? 0 है। ठीक है, क्योंकि कम्स टू रेस्ट कह रहा था, और u दिया था हमसे 150, है ना, 150। तो 150 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 2, ए नहीं मालूम है ऐसे लिख देंगे, एस का पता नहीं है, ए का पता है। ए जो है दोस्तों अभी अभी ऊपर निकाले 5000, तो इसको हम यहाँ रख देंगे 5000। ठीक है, और हमारे पास एस नहीं, तो एस को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बट वहां पे कैलकुलेशन कैसी हो जाती है?
थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, इस वजह से मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है। आप चाहें तो वहां पर ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाकर एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? बातों समझ रहे हो कि बातें कैसी हो रही हैं? चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे आप देखो 150 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225 00। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये चीज जो है दोस्तों, ये यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी, ए की, है ना, ए की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये क्या है, 10,000 है, मतलब 5,000 दूनी 10,000, 5,000 दूनी 10,000 हो जाएगा। और ये क्या है, एस हो जाएगा। सो एस के लिए आप देखोगे 22500 डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये आएगा 10000, है ना, 12341। सो यहाँ पे आप देखो 00 से 00 कैंसिल आउट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा एस इज इक्वल टू, अब ये 2 जीरो है तो दो जीरो मतलब 2 डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे तो 2.25 मीटर। सो एस इज इक्वल टू 2.25 मीटर। अभी आपके पास ए था, ए निकाले, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर या फिर हम कहें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाकर हमने ए निकाला। अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एस निकालना था तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसको कैलकुलेट किया है और 2.25 मीटर वैल्यू आ जाती है। ये आप देखो, समझ रहे हो? क्लियर? बातों को क्लियर क्लियर करके समझेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट पोर्शन की, लेट मी इरेज दिस, लास्ट पोर्शन की बात करेंगे तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो चीजें आएंगी, ए आपके पास आ गया है 5,000, इसके अलावा एस आ गया है 2.25 मीटर। एक सेकंड, ये 2.25 मीटर। नाउ वी हैव आल्सो सम अदर क्वेश्चंस कि एफ क्या है। एफ निकालने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग द एफ वी कैन नो हियर एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और एम दिया था हमारे पास 0.01 इंटू ए। ए जो है दोस्तों ये है 5,000 न्यूटन। तो इसको अगर क्लियर करेंगे तो आपके पास आएगा, देखो 0.1, तो यहाँ पर आप 2 जीरो घटा देंगे, है ना, 2 जीरो से ये कट जाएगा। अब ये क्या बन गया, 1, और यहाँ पे बन गया 50। ठीक है, तो 1 इंटू 50 करेंगे तो ये आएगा करीबन एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 15, तो एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। क्लियर है? 50 न्यूटन लग जाएगा। एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 50 न्यूटन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉकी स्टिक, सॉरी यहाँ पे बुलेट एंड टू द वुडन बॉक्स, तो वहां पे आप समझ सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल देंगे तो 50 न्यूटन आएगा। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? ये चीजें क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखो, an object of mass 1 kg traveling with a straight line from with a velocity of 10 meter per second collide with stick to an stationary object। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पहला वाला, इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे सिनेरियोज लगते हैं बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे, लिखोगे नहीं लिखा तो चीजें कुछ भी नहीं आएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, जब तक न्यूमेरिकल में हाथ नहीं चलेंगे, उंगलियां नहीं चलेंगी, दिमाग नहीं चलेगा, तब तक कुछ भी नहीं आएगा। आपको सारी चीजें कहीं पर लिख लीजिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो एक छोटी सी स्टिकी नोट्स बनाइए और वहां पर क्लियर करेंगे कि पॉइंट को, तब जाके पढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। देखो 14 क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यू विल राइट इट हियर वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू जो है, आइए सॉल्यूशन करेंगे। और फर्स्ट वैल्यू कह रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज ट्रेवलिंग विद स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ वी यू। यू होगा दोस्तों, क्या होगा, यू। ठीक है, तो यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोलाइड करता है, टकराता है किसी एक सरफेस से, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से।
जो है वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। ऑफ मास 5 kg, ऑफ मास 5 kg, M1 की वैल्यू दिया है आपको 1 kg और M2 की वैल्यू यहाँ पे उसमें दिया है 5 kg। So what we are saying that when the two masses are colliding, then they will stick. They both move off together in the same straight line. They will stick toward one another, stick to stationary wooden block. So in that second case, when the collision is happening, they will stick together and they will travel with a straight line. तो कैलकुलेट करना है द टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट और जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, क्लियर है। और कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी भी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की निकालनी है, आप ये समझिए। सो यहाँ पे एक सिनेरियो मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम बात करेंगे बिफोर इम्पैक्ट की, तो इसको हम अलग से क्लियर कर सकते हैं। M1 की U1 की ये वैल्यूज क्या है, उसके मोमेंटम को जोड़ेंगे और M2 और V वैल्यू जो पूछा गया है वो करेंगे क्लियर, है ना। बातों को समझेंगे बहुत ध्यान से। चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि ये एक डिलीटेड पोर्शन है जो 9th में अब नहीं है किताबों के अंदर, बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है न्यूमेरिकल का जो टोटली बेस्ड ऑन है आइसोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। या हम जब भी दो बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं और अलग अलग किसी मास को कोलाइड करेंगे, जो टकराएंगे और टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी, बट उनका जो मोमेंटम है बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों समान रहने वाले हैं। तो इन बातों को बहुत ही अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो वहां पर सारी चीजें कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे बिफोर द इम्पैक्ट, जब कोलिजन नहीं हुआ था तब मोमेंटम क्या था, और उसके बाद जब कोलिजन हो गया तब मोमेंटम क्या रहा। इसके लिए एक और बात समझो कि जो v है ना, v जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों कह रहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कह रहा है जब ये गोली, जब जब ये मास, सॉरी, मास 1 kg का 5 kg के मास से टकराता है। और एक और बात कह रहा है स्टेशनरी है वो क्या है, U2 क्या है, मतलब U2 क्या है, स्टेशनरी है। तो उस केस में आप निकालोगे इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। तो आप देखो कि बिफोर इम्पैक्ट सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, बिफोर इम्पैक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा M1। मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, P निकालना है, जस्ट ठीक है, हमें निकालना है P निकालना है। सो M1 U1 प्लस M2 U2, ये बात समझ रहे हो। M1 दिया है हमारे पास 1 और U दिया है 10, क्लियर है, प्लस M2 दिया है हमारे पास 5 और U2 है, U2 मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। 5 भले ही उसका मास है बट U2 मतलब वो रेस्ट पे था, वो चल नहीं रहा था दूसरा वाला मास। ऐसे मान लीजिए कार खड़ी है और आपने ठोक दिया जाए तो वो होगा कि कार तो वेलोसिटी उसकी 0 है, बट आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो यहाँ पे उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे तो ये आएगा, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ये दोस्तों लेट मी रीड दिस एंड रीराइट अगेन। तो ये क्या है, ये 1 दिया था। अब इस 1 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 और प्लस 0 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 ही आएगा, मतलब बिफोर इम्पैक्ट जो है मोमेंटम का वैल्यू आया 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आप लिख सकते हो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। बातें समझ पा रहे कि नहीं। चलिए एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। कुछ तो टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे वरना कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही करते रहना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कोई भी सारे कोई भी चीजों को आप समझोगे तो उसमें टाइम लगेगा। और टाइम जब तक किसी चैनल को दो बनेगा, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी दूसरे का चैनल, ठीक है। टाइम तो देना पड़ेगा और समय के साथ पढ़ना भी पड़ेगा।
बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। देखो हमारे पास अभी बिफोर इम्पैक्ट जो वैल्यू आई है, लिखूंगा बिफोर इम्पैक्ट जो वैल्यू आई है वो आई है 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हेन द टू masses when the two masses stick together, क्या करेंगे, स्टिक टुगेदर करेंगे। तो वहां पे आप देखोगे कि जो M1 है और M2 है ये दोनों जुड़ गए हैं और एक V वेलोसिटी से चलने लगे हैं। ये तो मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि M1 मतलब 1 kg प्लस M2 मतलब 5 kg और इसका आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी पता नहीं है। सो आप क्या करोगे, आप करोगे 6V। ठीक है, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और इंटू V 6V। सो P2 क्या है, P2 मतलब 6V आया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रेज कर दिया है। P1 की वैल्यू थी 10, है ना। इस P1 की वैल्यू क्या थी, 10। समझ पा रहे हो कि नहीं। नाउ टू कैलकुलेट द V, द वैल्यू ऑफ V, we have to equalize the two conditions. So on equating the both equating the both इक्वेटिंग करेंगे बोथ का। तो वहां पे आप देखोगे कि P1 इज इक्वल टू, इन दैट केस 10 इज इक्वल टू 6V। सो V इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6। ओके, इट वुड बी 1 ओके 1.66 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये वैल्यू आपको मिल सकती है। इतनी बातें समझ पाए कि नहीं, ये बातें समझ पाए, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर या हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाकर यहाँ पर v की वैल्यू को निकालना चाहा है। आपको समझ आया होगा। अगर ये चीजें अभी तक आप क्लियर होंगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बिना किसी सोचे समझे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो उसमें हर्ज क्या है दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। बिना आपके सपोर्ट के चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा मेरा कहना। ठीक है, आप का मेंटर विष्णु कुमार द्विवेदी। और यहाँ एक बहुत ही विस्तारित में समझेंगे, बिना हम समझे यहाँ से जाने वाले नहीं है। वी विल नॉट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन until or unless we are not grasping the whole thing of the numerical or any other concept which we are discussing। ठीक है, ये मेरा वादा रहेगा कि इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा था कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट वी हैव आल्सो टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमने तीन करीबन स्टेप्स थे इसके न्यूमेरिकल के और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। नाउ अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। चेंज कर दी है स्लाइड और एक और क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। यहाँ पे कह रहा है 100 किलोग्राम का एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में इंक्रीज हुई है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और वो टाइम दे रहा है 6 सेकेंड का। आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल फाइनल मोमेंटम of an object and you have also to find the magnitude of the force exerted on the object। F की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, also find the magnitude of force। क्लियर है, आप समझो। यहाँ पे गिवन वैल्यू m है 100 kg। ठीक है, इट इज ऑलरेडी इन kg, वी हैव नॉट टू कन्वर्ट दिस। ओके, यहाँ पे समझो 100 kg दिया है, मास का ऑब्जेक्ट का मास दिया है दोस्तों। और हमसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, v और u, देखो u दिया है सबसे पहले, हमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 6 मीटर, नहीं 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 में, ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप क्लियर करेंगे, देखो टी की वैल्यू भी गिवन है, टी कितना है 6 सेकंड, ये वैल्यूज आपको गिवन, इस वैल्यू से आप क्या करो, निकालोगे और टोटल मोमेंटम निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करें, ए निकाल लो, ए निकाल लेंगे तभी तो फोर्स आएगा, ए निकाल लीजिए, एक माइनस यू करेंगे, है ना, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो v क्या है, v ये बच्चों है 8 मीटर पर सेकंड। सो 8 में से 5 को माइनस करेंगे एंड डिवाइड करेंगे t की वैल्यू से, t की वैल्यू है 6, ठीक है। सो इट वुड बी 3 डिवाइडेड बाई 6, इट वुड बी 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 0.5 सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे, ये चीजें क्लियर हो गई। आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की वैल्यू मिली है, ये चीज आपने यहाँ पे देखी, ठीक है। अब आगे चलेंगे दोस्त, आगे चलेंगे और एक बात को क्लियर करेंगे कि अगर हम देखें, कैलकुलेट करना है इनिशियल भी मोमेंटम की वैल्यू आपको दिया है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम मतलब पी आई इज इक्वल टू निकालते हैं, तो यहाँ पर की वैल्यू 100 दिया है और u की वैल्यू आपको दिया है 5, तो ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकंड, क्लियर है। और ऐसे ही पी एफ निकालोगे तो ये आएगा 100, क्योंकि m की वैल्यू 100 है, चेंज नहीं होगी। एंड जो v दिया है, v क्या है 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 800 kg मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू, मतलब पी एफ की आएगी। ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं, की वैल्यू आई 500 के सेकंड, पी आई की वैल्यू आई 500 मीटर जी सेकंड, और पी 100 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फोर्स करना है। फोर्स लिए हम जानते हैं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, फ्रॉम द फॉर्मूला फोर्स m इंटू ए, इसको हमने देखा था, जब आपको फोर्स लगकर किसी चीज को रोक तो माँ की याद आती है, फोर्स लगकर किसी चोट को आपके चोट लग जाती है, फोर्स लगकर, फोर्स पत्थर से कहीं से भी फोर्स लगता है तो चोट लगने पर माँ की है। यहाँ से हम एफ बराबर माँ को हम याद कर लें, मतलब मास, और आ का मतलब माँ में आ जुड़ा हुआ, ये मतलब है एक्सीलरेशन का, तो फोर्स इज इक्वल टू मास। मास दिया गया दोस्तों, देखो ध्यान से 100 एंड ए मतलब दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है दोस्तों 0.5, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको 1.2 भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो से इसको काटेंगे तो 50 आएगा और एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन वैल्यू आपकी आ जाएगी। इतनी बात अभी तक समझ आया, आगे तक एक और लाइक बनेगा दोस्तों, लाइक करिएगा, शेयर दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को बहुत आगे तक ले जाएंगे, आपका साथ रहा और मेरी मेहनत रहेगी, है ना, साथ साथ में चलेंगे, बाकी काम करेंगे बहुत। आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर अप कराने का प्रयास कर, करीबन करीबन 100 वीडियो यहाँ पे डाले हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो अब हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे कुछ डालने वाले, कोई भी जो कंसेप्ट पढ़ लिया उससे रिलेटेड प्रैक्टिस रिलेटेड आपके जो डाउट्स है, जो क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं, आगे दोस्तों ये नो क्वेश्चन लिए हो, नोट कर लिए कि स्क्रीन शॉट लीजिए, ऑल्सो टेक स्क्रीन शॉट, है ना। यहाँ पे आप बात करेंगे, सारी बातें क्लियर हो गई, फोर्स पता चल गया, मोमेंटम पता चल गया, आई मतलब इनिशियल मोमेंटम पता चल गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है कि when we are calculating the physics numerical, you have beware, you have to be concentrated on writing the units. If you are not writing the units, you are calculating only the digits,
So the question could be deducted by the examiner. So the question or mark could be deducted by the examiner. So in that case हमसे मत बोलिएगा कि सर आपने बताया, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि तीन दोस्त जा रहे हैं कहीं मोटर कार पर राइडिंग कर, ठीक है, क्या करेंगे, बहुत तेज इनकी गाड़ी चल रही है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे मान सकते हैं, है ना, किसी और एक्सप्रेस वे को आपके यहाँ जो क्षेत्रीय होता है। तो हुआ क्या, अचानक बहुत तेज गाड़ी चल रही थी, अचानक से एक जो है इंसेक्ट वहां विंड शील्ड को हिट करता है, यानी कि जो शीशा है कार का उसके ऊपर आके टकराता है। टकराने के बाद होगा क्या, अब ये चिपक गया है, गॉट स्टक इन द विंड स्क्रीन, ठीक है, ये बात समझ रहे हो, वुड बी गॉट स्टक टू द विंडशील्ड। बात क्लियर है कि नहीं, आइए समझते हैं। कह रहा अख्तर एंड किरण स्टार्ट पॉन्डरिंग अबाउट सिचुएशन। There are three person. One name is Akhtar, the another is Kiran, the third one is Rahul. So Akhtar and Kiran start pondering about the situation. माने सोचने लगे हैं उस परिस्थिति के बारे में। और कह रहा है, कौन कह रहा है, किरण, किरण कह रही है दोस्तों, सजेस्ट किया है उसने, कह रही है कि इंसेक्ट ने जो ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम सफर किया है, ये ग्रेट है, ये ज्यादा बड़ा है, इससे एज द चेंज ऑफ मोमेंटम मोटर कार, ठीक है, मोटर कार के मोमेंटम से जो इंसेक्ट का मोमेंटम है वो ज्यादा है, इस वजह से इंसेक्ट वो मोमेंटम को झेल नहीं पाया और मर गया। बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ मोटर कार। सो यहाँ पे आपको समझ में आया कि किरण कह रही है मोमेंटम इसका ज्यादा है इंसेक्ट का और कार कम है, इस वजह से वो कार पे टकराया है और मर गया है। अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, ठीक है, अख्तर कह रहा है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है, तो ये क्या करेगी, लार्ज फोर्स क्रिएट करेगी किस पर, इंसेक्ट पर। एंड इस वाली बात से आप समझोगे कि इंसेक्ट जो है वो मर गई, इंसेक्ट जो है वो लार्ज फोर्स की वजह से यहाँ पर टकराकर मर गई, ठीक है। अब जो तीसरा बंदा है मीन्स राहुल है, ठीक है, इसको भी समझेंगे। कह रहा है कि हमसे क्या कहा इसने कि सर जो जो राहुल है, वाइल पॉन्डरिंग पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पे आप समझो कि उसने दोनों की बातें सुनी, इसकी अख्तर की भी सुनी और किरण की भी सुनी, और उस केस में हो गए कि राहुल अपनी एक अलग पूरा अलग सिनेरियो निकालता है, वो की बात नहीं है, वो ये कह रहा है कि both the motor and experience the same force and the shear momentum. So this could be a very logical explanation about Rahul and the forces, and we can say the change in momentum. So the Kiran is wrong in this question, and the hypothesis of is wrong, but Rahul is saying the same thing. It is totally based on the collision system. जब हम कोलिजन करेंगे, अब ये भी क्वेश्चन लगाया इसके पहले वाला, जिसमें दोनों मास क्या हो रहे थे, स्टिक हो रहे थे। इस केस में क्या है दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट की, हम बात कर रहे हैं मोटर कार की। तो केस में क्या चेंज इन मोमेंटम, कोलिजन का चेंज इन मोमेंटम और कोलिजन के पहले का चेंज इन मोमेंटम दोनों ही बराबर हैं और दोनों पे जो फोर्स है वो सेम लग रहा है। इन दैट केस द सिनेरियो इज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे आप समझेंगे कि मोमेंटम ऑफ द बोथ केसेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, दे आर इक्वल, so they cannot be there could be a very logical answer, but उत्तर जो है वो किरण जो है वो दोनों गलत हैं और जो राहुल ने आंसर दिया है वो सही है, ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं। अब वहां पर देखिए इंसेक्ट का मास छोटा होने की वजह से भले ही मोमेंटम जो है उसका आफ्टर इम्पैक्ट गया हो, तो फिर भी मास छोटा है, मास बहुत छोटा है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे जो है वो मर गया, ठीक है, इंसेक्ट जो है वो मर गया क्योंकि उसका मास छोटा है, उसने वेलोसिटी को कंपेयर नहीं कर पाया इस केस।
ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो कि नहीं? आइए चलिए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एक और आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप इसको थ्योरी से लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको थ्योरी वाइज लिख सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन। A dumb ball of mass 100 kg transferred to the floor if it falls from the height of 80 सेंटीमीटर। बात समझो, कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर हाइट वाली एक डम्ब बेल, जो मास है इसका 10 किलोग्राम, ठीक है, वो ट्रांसफर होती है टू द फ्लोर, इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। जस्ट अ सेकेंड, कह रहा है कि कोई हाइट है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का हाइट है, एच की वैल्यू आपको गिवन है, या कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, कह रहा है टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे आप समझो, वी वी बताओ क्या है ना? तो यहाँ हाउ मच मोमेंटम विल अ डम बॉल ऑफ मास 1 kg, ठीक है, ये बातें तो ये बातें अगर आप समझ पा रहे हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन दिया है, ये की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू दी है, और कह रहा है डम बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निकालना क्या है, हाउ मच मोमेंटम, पी निकालना है, ठीक है, पी निकालना है। जैसे सेकेंड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। हाउ मच मोमेंट मास, जो 10 kg 10 किलोग्राम का वजन है, उस द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ठीक है, टेक इट्स। तो आप देख सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलेंगे, बातों को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसको करके लाएंगे। आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको सिनेरियो भी मैंने समझा दिया है। एक हाइट है, बहुत अच्छे से सीखेंगे इसको, बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तब तक फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ एक्सप्लेन किया है, और कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और अच्छे से बता सकूं, और जो क्वेश्चन है, जो भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो हम वन बाई वन, 1 और 2 और 3 सेशन में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी इच्छा है कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कल इसका हम इंटेक्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे, इंटेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ इंटेक्स्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, या एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया है, उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे एक एक पार्ट, एक एक चीज, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर सकें, है ना? ये जो थे, हम अपने श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आप ही के बदौलत यहाँ तक हम आए हैं, और आगे भी पहुंचेंगे दोस्तों। यूट्यूब का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐसे बच्चों से जो हमें नहीं देख पाते हैं, हम जिनके पास फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे बैठे हुए हैं, और पास अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कहीं आ नहीं सकते, कोचिंग नहीं ले सकते, तो मेरा एक उद्देश्य ये रहेगा कि उन सभी बच्चों तक पहुंचा जाए, और गरीब से गरीब बच्चों को, और जो किसी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की कमी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उनके भीतर एक टैलेंट छुपा है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्यूरियोसिटी छुपी हुई है, तो मैं और मेरा ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है, जो कहीं ना कहीं ये एक रिसोर्स की, लेक ऑफ रिसोर्स के लिए कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और JEE और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा JEE के लिए और अगर कोई बच्चा 11 12 9th और 12th को पढ़ रहा है, तो उनके लिए भी ये पूरा पूरा चैनल ही बेनिफिशियल है, कंटेंट बेनिफिशियल है। आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। देखो, यहाँ पर अगर बात करेंगे, एक दो दो लाइन है दोस्तों, कि मुड़ गया किस ओर पगले, मुड़ गया किस ओर पगले, तेरी मंजिल यह नहीं है।
जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं यूट्यूब देखते देखते, है ना, यूट्यूब देखते देखते कुछ और चीजें, एजुकेशनल कंटेंट ना देखकर कुछ और चीजें देखते, उनके लिए दो लाइनें हैं कि मुड़ गया किस ओर पगले तेरी मंजिल यह नहीं है, आशिकी के ए मुसाफिर रुक अभी जीवन बचा है। मतलब अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ सारी चीजें आपको मिलेंगी। केवल समय का इंतजार करिए, और समय आने पर, बहुत अच्छा समय आने पर आपको बहुत सारी चीजें यथावत तरीके से प्राप्त हो जाएंगी। आपको कोशिश करनी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहे। वंदे मातरम।